Hello students, today we are going to start a new topic, consequences of excess aggregate demand, three critical situations in the economy. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कोजेज ऑफ एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेस डिमांड के कारण बेटा थ्री क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती हैं इन द इकोनॉमी। वो तीन क्या क्या क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती हैं? फर्स्ट है उसमें बेटा इन्फ्लेशनरी गैप। फर्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा इसमें? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप हो सकता है इकोनॉमी के अंदर कैसे? जैसे कि पहले तो आपको ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हमने की है, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है बेटा? एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, ठीक है। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जितनी एक्सेस क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड होगी, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस डिमांड के कारण क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप आता है इकोनॉमी के अंदर। इन ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि हम कौन सी एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं? हम उस एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं वो जो जब रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होने के बाद जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है, उस डिमांड की हम बात कर रहे हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे मैं ये कहती हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई मैक्सिमम जैसे हम 100 करोड़ की कर सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़। लेकिन एग्रीगेट डिमांड होती है उस पर प्लान जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कितनी होती है बेटा? 120 होती है। तो यहाँ पे हमने रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन करके हम टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं बेटा? 100 करोड़ का कर सकते हैं। लेकिन जो प्लान एग्रीगेट डिमांड है बेटा वो कितनी है हमारे पास? 120 है। इसमें 20 जो एक्सेस डिमांड है, 20 करोड़ की जो एक्सेस डिमांड है, उसको हम फिल नहीं कर सकते हैं। आउटपुट का लेवल राइज नहीं हो सकता है, क्योंकि आउटपुट जो रिसोर्स हैं उनका हमने क्या कर लिया है? फुल यूटिलाइजेशन कर लिया है। तो इट कैन नॉट राइज बिकॉज फैक्टर आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और टेक्नोलॉजी हमने अज्यूम कर रखी है, टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट। आउटपुट लेवल रिमेन कॉन्स्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आउटपुट का लेवल इनमें क्या रहेगा? आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। ऑन द अदर हैंड एक्सेस डिमांड जनरेट प्रेशर ऑन फॉर डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स। अब ये जो एक्सेस डिमांड है उसका जो प्रेशर है वो किसके ऊपर होगा? एग्जिस्टिंग रिसोर्स के ऊपर होगा। एग्जिस्टिंग रिसोर्स अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज। प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है बेटा वो राइज हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्स जो है हम उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर हम उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता है। वहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज व्हेन लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ लेवल ऑफ इन द इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा? जनरल प्राइस जो है इकोनॉमी के इंक्रीज हो जाएंगे। और केन्स ने आइडेंटिफाई द सिचुएशन एज ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, और केन्स ने इसी सिचुएशन को क्या कहा है? इन्फ्लेशनरी गैप कहा है। तो यहाँ पे आपको ये पैसेज की शॉर्ट वो बता दी है कि यहाँ पे कि एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड के कारण क्या होता है? प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स। जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स होगा, फिर उसके कारण क्या राइज इन द कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो कि मान लो कि हमारे पास 100 लेबर है और 100 लेबर का हमने यूज़ कर लिया है, हम क्या कर रहे हैं? और एक्स्ट्रा लेबर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्स तो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो अब रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हैं, अगर हम डिमांड बढ़ाएंगे तो यहाँ इनकी सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, तो इनकी लेबर के प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। लेबर के प्राइस इंक्रीज हो गए तो इट्स मीन कॉस्ट क्या हो गई है? इंक्रीज हो जाएगी बेटा। अब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स के प्राइस भी क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। और आउटपुट का लेवल क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट, ठीक है।
और आउटपुट का लेवल रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज रिसोर्स आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन कहेंगे, क्योंकि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन होने के बाद हम एग्रीगेट डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि रिसोर्स क्या है, फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, कॉस्ट बढ़ेगी। अगर डिमांड एक्सेस में होती है, कॉस्ट के राइज होने से प्राइस इंक्रीज होंगे, और प्राइस इंक्रीज होंगे तो इकोनॉमी में क्या आएगा बेटा, इन्फ्लेशन आएगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। कैसे हम मेजरमेंट करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप का, तो ये डायग्राम हम करते हैं। जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड और एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ली है। ठीक है, अब वाई जो है ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है बेटा, एडी जो है वो एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन ये कौन सी एग्रीगेट डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। उसके बाद जो प्लान जो एग्रीगेट डिमांड है बेटा वो ये है। तो आप देखोगे फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग ये जो गैप आया है प्लान में और फुल एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड में, इस गैप को हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जितनी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ गया बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड है हमारी। अब यहाँ पे आप देखो कि जितनी हमारी प्लान एग्रीगेट डिमांड है वो तो ज़्यादा ही है, यहाँ ई पॉइंट तक है बेटा। तो ये जो गैप है इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो इतनी डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, एक्स्ट्रा डिमांड। तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सेस डिमांड कहते हैं। और इसी एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें स्टैटिक जीडीपी। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसी क्या थी, इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। सेकंड क्या है इसके अंदर, स्टैटिक जीडीपी। जीडीपी हमारी क्या रहेगी, स्टैटिक। स्टैटिक मीन कांस्टेंट, क्योंकि हम जीडीपी का मतलब क्या है, आउटपुट का लेवल, और आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपी कैसी है बेटा, स्टैटिक जीडीपी है। Even when the level of AD is great higher than its full employment level, the level of GDP does not rise. AD हायर है लेकिन लेवल ऑफ GDP डज नॉट राइज बिकॉज इट रिमेन स्टैटिक। ये स्टैटिक रहेगा। क्यों स्टैटिक रहेगा, इट इज ए सिचुएशन व्हेन हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर GDP इन द इकोनॉमी। क्योंकि हायर जो डिमांड है वो फेल है हायर GDP जनरेट करने में। क्यों, क्योंकि रिसोर्स का क्या हो रहा है, ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड है रिसोर्स, तो देर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये जीडीपी का लेवल बताया गया है बेटा, जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। जैसे आप यहाँ पे देखो एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, और ये आपकी यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई। फुल एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग जीडीपी का लेवल हमारा एल लेवल होना चाहिए। लेकिन अगर जब प्लान की अगर हम बात करते हैं, प्लान एग्रीगेट डिमांड की, तो प्लान एग्रीगेट डिमांड कितनी हमारी, ये है। उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में देखने को मिलेगा कि क्या है, एक्सेस डिमांड है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सेस डिमांड है बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट का लेवल इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयमेंट, और रिसोर्स फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है, इट्स मीन देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो ये जीडीपी लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट, OL कांस्टेंट रहेगा, जीडीपी लेवल डज नॉट राइज। नेक्स्ट है बेटा इसमें, अब ये डायग्राम को इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया गया है, ये कि व्हेन वी से दैट जीडीपी रिमेन कांस्टेंट वी आर रेफरिंग टू रियल जीडीपी नॉट द नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पे दो चीज़ आ जाती बेटा, एक आपकी हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमने कहा कि जीडीपी का लेवल कांस्टेंट रहेगा, तो आपकी जीडीपी भी टू टाइप्स की मैंने करवाई, आपकी टू टाइप जीडीपी होती है। एक जीडीपी होती है आपकी रियल और दूसरी होती है आपकी नॉमिनल। ठीक है, रियल और नॉमिनल में क्या डिफरेंस है बेटा, रियल जीडीपी और दूसरी कौन सी है, नॉमिनल जीडीपी। अगर हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम
करंट प्राइस को लेके बात करते हैं तो वो कौन सी जीडीपी हो जाएगी आपकी, नॉमिनल जीडीपी हो जाती है। ये मैंने आपको करवाया था बेटा, शायद नहीं करवाया होगा, नेशनल इनकम का चैप्टर आपका रह गया है और वो हमने नहीं किया है। चलो मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि 2 टाइप जीडीपी होती है बेटा, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी में क्या होता है बेटा, रियल जीडीपी को हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे करंट ईयर की तो क्वांटिटी होती है। अगर मैं रियल जीडीपी की बात कर रही हूँ, रियल जीडीपी डिटेल में नहीं करवा रही, थोड़ा फॉर्मूला ही बता रही हूँ। बेस ईयर होता है इसमें बेटा, बेस ईयर का मीनिंग क्या है कि उस ईयर के प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो प्राइस क्या रहते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट। और करंट ईयर की हम क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी जीडीपी होगी, रियल जीडीपी। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करती हूँ तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है बेटा वो करंट प्राइस से होते हुए हैं। ठीक है, करंट ईयर के ही प्राइस, करंट ईयर की ही क्वांटिटी होती है बेटा। ठीक है, करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की ही क्वांटिटी, वो कौन सी जीडीपी है आपकी, नॉमिनल जीडीपी। जब हम बेस ईयर के प्राइस लेते हैं और करंट ईयर की क्वांटिटी ले रहे हैं तो वो कौन सी जीडीपी है बेटा, रियल जीडीपी होती है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे ये क्लियर करना चाहते हैं कि कौन सी जीडीपी आपकी स्टैटिक रहेगी। व्हेन वी से दैट जीडीपी रिमेन कांस्टेंट, वी वर रेफरिंग टू रियल जीडीपी, नॉट द नॉमिनल जीडीपी। हम कह रहे हैं कि कौन सी जीडीपी कांस्टेंट रहेगी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि करंट ईयर के प्राइस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। अभी हमने किया ना, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है, और इन्फ्लेशनरी गैप में हमने किया कि प्राइस क्या हो गए हैं, कॉस्ट बढ़ी है, कॉस्ट के बढ़ने से प्राइस क्या हो गए हैं, इंक्रीज। ठीक है, अगर आउटपुट का लेवल क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, आउटपुट का लेवल क्या है, कांस्टेंट है। तो ये देखो यहाँ मैं जैसे कि रियल जीडीपी को न्यूमेरिकल वे में सोल्व करके बताती हूँ। जैसे रियल जीडीपी है आपकी, तो बेस ईयर की प्राइस तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। बेस ईयर की प्राइस मान लो 100 है और करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है, 10 है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 1000 आ जाएगा। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करती हूँ तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है उसके प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। तो मान लो कि नॉमिनल जीडीपी के प्राइस कितने हैं, 120 है, लेकिन करंट ईयर की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी क्योंकि अब हमने रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि आपकी प्राइस के इंक्रीज होने पर भी नॉमिनल जीडीपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे कौन सी जीडीपी स्टैटिक है बेटा, रियल जीडीपी स्टैटिक है। ठीक है, क्योंकि रियल जीडीपी में चेंज तब आएगा जब आउटपुट के लेवल में चेंज आता है, और आउटपुट का लेवल यहाँ पर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, क्योंकि रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इकोनॉमी में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है कि आउटपुट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रियल जीडीपी हमारी स्टैटिक है, नॉमिनल जीडीपी हमारी यहाँ पे स्टैटिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ इसमें बताई गई है, द फैक्ट दैट एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन, एक्सेस डिमांड के कारण क्या होगा बेटा, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जनरल प्राइस इंक्रीज होगा तो इट्स मीन्स करंट प्राइस राइज हो गए हैं, और करंट प्राइस राइज हो गए तो इट्स मीन आपकी नॉमिनल जीडीपी भी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो कौन सी उसकी बात कर रहे हैं, रियल जीडीपी की कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स एंड अगर सर्विस की बात की जाए तो वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे वो कांस्टेंट रहेंगी वो। और अगर उसकी बात की जाए कि प्राइस की, तो नॉमिनल जीडीपी में प्राइस क्या हो जाएंगे बेटा, राइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्टैटिक जीडीपी के बाद थर्ड कॉन्सिक्वेंसी जिसकी क्या होगी, एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस प्रायर। इसमें क्या होगा कि एक्सेस डिमांड, इसके कारण बेस प्राइस स्पाइरल इन द इकोनॉमी। इसमें क्या सिचुएशन बताई गई है कि मान लो कि एक्सेस डिमांड है। अब एक्सेस डिमांड है तो उसके कारण क्या होता है कि डिमांड एक्स्ट्रा होगी तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगा, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी बेटा, वर्कर्स की डिमांड इंक्रीज होगी। अब वर्कर्स तो इकोनॉमी में फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। अब वर्कर्स की जो डिमांड इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, अपने प्राइस यानी कि वेजेज इंक्रीज करवाएंगे। वेजेज इंक्रीज होंगी तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज होगी तो बेटा
प्राइस इंक्रीज होंगे गुड्स के, और गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे तो फिर लेबर कहेगा कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन होगा तो फिर अपनी वेजेस बढ़वाने की कोशिश करेंगे। वेजेस के बढ़ने के कारण फिर गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, गुड्स के प्राइस फिर से इंक्रीज होंगे तो वो फिर कहेंगे कि हमारी सैलरी को इंक्रीज करो। तो इस तरीके से क्या है, इकोनॉमी के अंदर वेजेस प्राइस स्पाइरल चलता रहेगा। तो इसमें देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया, दिस इज हाउ द वेज प्राइस स्पाइरल ऑपरेट। ओइंग टू एक्सेस डिमांड देयर इज प्रेशर ऑन डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्स। एग्जिस्टिंग रिसोर्स के ऊपर प्रेशर होगा कि वो क्या करे, प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, टेंस टू राइज। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंस टू राइज इन वेजेज, ठीक है, अब वेजेस बढ़ गई हैं तो इट्स मीन गुड्स के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब प्राइस इंक्रीज होंगे तो इट्स मीन क्या है, राइज इन प्राइस लीड टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब गुड्स महंगी होंगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में जो गुड्स मान लो 10 रुपीज़ में मिल रही थी वो 20 रुपीज़ में मिलेगी, तो राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग टू राइज इन द वेजेस अगेन, फिर वर्कर्स डिमांड करेंगे हमारी वेजेस को इंक्रीज करो, तो इससे इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्सेस डिमांड है और एक्सेस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तो इट्स मीन क्या होगा, प्रोड्यूसर को लॉस होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या है, सप्लाई नहीं इंक्रीज कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस डिमांड आल्सो कोज लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज लॉस बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू रेज देयर सप्लाईज। जितनी वो सप्लाई, मान लो कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि डिमांड कितनी हो गई 120 और सप्लाई कितनी रह गई है, 100 की रह गई है, तो जो 20 करोड़ की वो सप्लाई नहीं करवा पा रहा है वो उसको क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। तो इन अदर वर्ड देयर इज ए लॉस ऑफ द प्रॉफिट ओइंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। जो अनफुलफिल्ड डिमांड है इकोनॉमी की, जो वो पूरी नहीं कर पा रहा है, वो क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट है प्रोड्यूसर का। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड इज नॉट वर्चुअस बट विशियस। एक्सेस डिमांड भी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर एक्सेस डिमांड है वो बेनिफिशियल नहीं हो सकती है। इट जनरेट इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी, क्योंकि ये इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन लाएगी, डिवॉइड ऑफ एनी राइज इन जीडीपी। और जीडीपी हमारी क्या है, इंक्रीज नहीं होगी, यहाँ पे ओनली क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन आएगा तो जीडीपी तो वहीं हमारी कांस्टेंट रहेगी, रियल जीडीपी। तो ये फोर्थ पॉइंट है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है इसमें बेटा डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। एक बार यहाँ फिर से दोबारा हम दोनों इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इन्फ्लेशनरी गैप की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है बेटा, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होती है, ठीक है, और डिफ्लेशनरी गैप में क्या होती है, डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इट इज़ द एक्सेस ऑफ एडी ओवर एंड अबाउ इट्स लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। जब हम कहते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप है, इट्स मीन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये आपकी जो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जितनी एक्सेस डिमांड होगी उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। डिफ्लेशनरी गैप की बात अगर की जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट से जितनी एग्रीगेट डिमांड क्या रह जाती है, लेस रह जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ एडी फ्रॉम द लेवल ऑफ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या रह जाती है, कम, उसे हम डेफिसिट या डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर क्या होती है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ग्रेटर होती है फुल एम्प्लॉयमेंट से। सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लेशनरी गैप में, इट अक्कर व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और डिफ्लेशनरी गैप में है एडी इज
It occur when AD is less than AS corresponding to full employment level. थर्ड पॉइंट, लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट. इन्फ्लेशनरी गैप में लेवल ऑफ आउटपुट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. अगर हम डिफ्लेशनरी गैप की बात करते हैं तो लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन एट द फुल एम्प्लॉयमेंट. डिफ्लेशनरी गैप में जो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का लेवल है वो क्या रहता है? फुल एम्प्लॉयमेंट से कम रहेगा. देर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट. इन्फ्लेशनरी गैप में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. लेकिन डिफ्लेशनरी गैप देर इज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. इट्स लीड्स, inflationary gap leads to wage price spiral, wages catch price and price catch wages while GDP remain constant. But deflationary gap, it lead to low level equilibrium trap. Low AD leads to low income and low income leads to low aggregate demand. तो ये दोनों में डिफरेंस था बेटा. तो नेक्स्ट इसमें आगे भी हमारा चैप्टर रहता है, इसमें हम करेंगे कैसे हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट कर सकते हैं. वो टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही है. ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे.